अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबर कोड। मैं हूं शहबाज अदवी। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मेंबर फंक्शन क्या होता है, अगर आप डेव के अंदर जाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम जान चुके हैं कि क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। यहाँ पे आपने डिक्लेयर किए हैं डाटा मेंबर्स और उसके बाद आपने डिफाइन किए हैं मेंबर फंक्शंस। तो एक्चुअली फंक्शंस को ही हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। के बाद आप इंट मेन के अंदर जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप यूजिंग ऑब्जेक्ट आप किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये तो वेरी बेसिक प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। जब यहाँ पे कहा जाता है कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम बड़ा डिटेल से जानने वाले हैं। उसके बाद दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। एक कंस्ट्रक्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि जब भी हम मेंबर फंक्शन बनाते थे उसको कॉल करने के लिए हम बाकायदा से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसके बाद S1 डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के बारे में यह कहा जा रहा है कि आपको इसको मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से मुराद डाटा मेंबर्स। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं। इसको भी हम बड़ा डिटेल से जानने वाले हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो मैंने देखा कि इस डेफिनेशन के अंदर जो तीन मेन टर्म्स हमारे पास आती हैं वो ये है कि एक तो ये स्पेशल मेंबर फंक्शन है और इस पर हम बहस करने वाले हैं बाकायदा कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों है, क्या ऐसी चीज़ें इसके अंदर जो इसको स्पेशल बनाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको इनिशियलाइज करना। भाई क्या मतलब है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल कैसे हो जाता है, अगर आप किसी को बुलाएं भी ना और वो आ जाए। वैसे रियल लाइफ के अंदर तो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल ही नहीं करते तो कैसे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको हम बड़ा डिटेल से जानने वाले हैं। इसके लिए बजाय इसके कि मैं इस डेफिनेशन का उर्दू या हिंदी तर्जमा करता, मैंने क्या है कि इन टर्म्स को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि स्पेशल मेंबर फंक्शन, व्हाई कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो डिफरेंट आप यहाँ पे देख लें, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफरेंट टर्म्स हैं जिसकी वजह से, या आप इसको फीचर्स कह लें कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। सबसे पहली बात यह है कि जो क्लास का नेम होगा वही इस मेंबर फंक्शन का नाम होगा। इसका मतलब अगर मैं जल्दी से पहले डेम में जाता हूं और वहां पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट से हमें पता चला कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, जो क्लास का नेम होगा वही उस फंक्शन का नाम होगा। तो लेट मी क्रिएट फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पब्लिक के बाद यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, दीज आर द डेलिमीटर्स। तो ये जो आपके पास बन के आ चुका है ये एक कंस्ट्रक्टर है। तो मज़ीद डिटेल बताने से पहले मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं। तो एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर हम जितनी भी बहस करने वाले हैं, जितना भी हम जानने वाले हैं, वो इस फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में और इन फंक्शंस में डिफरेंस है और वही डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लिया कि जो क्लास का नेम होगा वही इस फंक्शन का नाम होगा। फंक्शन हमारा बन चुका। बैक टू द टॉपिक, द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नेम होगा वही उस फंक्शन का नाम होगा जिसको आप एज ए कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। मेकिंग इट यूनिक,
क्या मतलब इसका? नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इज स्पेसिफाइड फॉर अ कंस्ट्रक्टर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शंस। देखिए 3-4 चीजें हैं इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो क्लास का नाम है वही इस फंक्शन का नाम है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर सिर्फ नेम देने से ये स्पेशल कैसे बन गया? देखिए समटाइम आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर गेट के साथ एक तख्ती लगी होती है और वहाँ पे आपका जो फादर हैं उनका नाम लिखा होता है। नॉर्मल हर घर के बाहर एक प्लेट लगी होती है, वहाँ पे आपके जो सरबराह होते हैं उनका नाम लिखा होता है। तो कभी आपने देखा है कि घर के जितने भी अफराद हैं उन सब के बाहर आप नाम लिखे हों? नहीं। इसका मतलब है घर का जो मेन सरबराह है, जो स्पेशल पर्सन है लाइक योर फादर, सिर्फ उनका नाम लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेंबर फंक्शन होंगे। गौर से सुनिएगा, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेंबर फंक्शन होंगे 3, 4, 5, लेकिन उनमें से एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका नाम बिल्कुल यूनिक होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास एक मेंबर फंक्शन है इनपुट के नाम का, एक मेंबर फंक्शन है आउटपुट के नाम का, लेकिन ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका क्या नाम है? वो नाम है जो क्लास का नाम है। इसका मतलब है कि इन तमाम मेंबर फंक्शन के अंदर इसका जो नेम है वो इसको स्पेशल बनाता है। कंपाइलर को आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये एज ए कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेम है वो दूसरों से यूनिक है। क्या नेम है? इसका नेम वही है जो क्लास का नेम है। तो पहली बात ये है कि जस्ट नेम ऑफ क्लास यूज करने से इसको स्पेशल बनाता है। दूसरी बात, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो कंपाइलर को ये भी आइडिया हो जाता है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इनपुट एक फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंट। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है जो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे आपने ना इंट लिखा है, ना वाइड लिखा है, ना फ्लोट लिखा है। इसका मतलब है ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि क्या देखा? डेफिनेशन में हमने देखा कि इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। मतलब कि इसका जो काम है वो सिर्फ डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है। क्या करना है? जस्ट कंस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पस है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इनिशियलाइज करना है। अब इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? हम इसको अभी बस देखने वाले हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनिशियलाइज का मतलब क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, एक हमने पॉइंट ये देखा कि इस कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नेम है, और दूसरा हमने देखा कि इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने कुछ आपको रिटर्न नहीं करना, ये सिर्फ यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शंस, तो इसका मतलब है जितने भी आपने क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन यूज किए होंगे दीज आर द रेगुलर फंक्शंस, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है वो इन दो चीजों की वजह से स्पेशल मेंबर फंक्शन बन जाता है। उसके बाद आते हैं जी इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये इनिशियलाइजेशन है क्या? बेसिकली अगर हम जल्दी से यहाँ पे आ जाएं कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वहां पे हमने क्या किया कि इंट मेन में जाके हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको हमने 4 असाइन कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम है इस कोड के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। यस, यू कैन डू इट। आप किसी भी वेरिएबल को इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इसके अंदर मुझे बताएं क्या इंट मेन के अंदर जाके जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या आप इसको इस तरह से 4 साइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ फंडामेंटल के अंदर, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तो हम कर सकते हैं इस तरह से,
लेकिन ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ ऊप के अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, ऊप के अंदर आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर इसलिए स्पेशल मेंबर फंक्शन बन गया कि भाई उसके जिम्मे एक खास टास्क है, और वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अब सवाल पैदा होता है कि सर क्या जरूरी है कि हमने इंट एज को 4 करना है, हम यूजर से भी तो ले सकते हैं। तो ये तो जरूरी, ये तो कोई बात ना हुई कि सिर्फ इनिशियलाइजेशन की वजह से हम इसको क्या देते हैं, ये बड़ा स्पेशल मेंबर फंक्शन है। देखें, हम एक आधी एग्जांपल देखते हैं, और उस एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं डेव के अंदर, और यहाँ पे मैं जल्दी से कंट्रोल एन करता हूँ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std, और इंट मेन, ये जस्ट मैं फंडामेंटल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने किया जे के इंट a कॉमा b और सेमीकोलन, और यहाँ पे जाके मैं सी आउट कर देता हूँ, क्या करता हूँ जी कि a प्लस b का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाए। वो क्या किया, a प्लस b किया, और कंट्रोल एस करें, इसको हम सेव कर लेते हैं, नाम मैं रख लेता हूँ इसको गार्बेज वैल्यू, सेव किया, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन पे गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा और इट विल टेक सम टाइम, और दैट्स इट। ये चेक करें जी, थोड़ा सा मैं इसको मजीद मीनिंगफुल बना लेता हूँ। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, कंट्रोल एस किया, और एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया। इसको गौर से देखिएगा आउटपुट को, लें जी। अब आप ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कंपाइलर भाई साहब हैं, ये आई थिंक ये परेशान हो गए हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, ए और बी, और ए प्लस बी किया तो जनाब ने मुझे आंसर दिया है 67। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? ए के अंदर वैल्यू है ही नहीं, मैंने कोई इनपुट की ही नहीं है, बी के अंदर भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 67। मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम जो वीडियो है, जो लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बड़ा कन्फ्यूजिंग सा ये टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। मैं कन्फ्यूजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को बिल्कुल समझ आ जाती है कि इसका जो नेम है वो क्लास का नेम है, इसको इनिशियलाइज के लिए यूज़ किया जाता है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में पता ही नहीं चलता कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है, हमें ये नहीं समझ। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और डिटेल से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखें यहाँ था मैंने क्या किया कि ए और बी को डिक्लेयर किया, प्लस किया, तो आंसर क्या आ रहा है 67। इसका मतलब है मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इक्वल 0 और बी इक्वल 0। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि 67 आंसर क्यों आ रहे हैं। उसकी वजह ये है, जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो मे बी उन वेरिएबल के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हो, और गार्बेज वैल्यू जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके फ्लो के अंदर, आपके कैलकुलेशन के अंदर एक बग क्रिएट कर सकती है, उसका जो बिहेवियर है उसको ख़राब कर सकती है। लेकिन हमने क्या किया हमने किया कि दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0-0। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा जैसे ही वेरिएबल ए बने रैम के अंदर, उसके अंदर मैं खुद से 0 इनिशियलाइज कर दूँ। मतलब कि अगर इसके अंदर पहले से कोई गार्बेज वैल्यू हुई, गार्बेज वैल्यू का मतलब है अननेसेसरी, गैर जरूरी डाटा। और सवाल पैदा होता है कि आप पूछेंगे सर जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर गैर जरूरी डाटा आएगा क्यों? तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप बार बार वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपाइलर सम टाइम जो है, जो ओल्ड डाटा है उसको वो उठा लेता है, उसको शायद ये लगता है कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा मौजूद है। उससे बेहतर ये होता है कि आप वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशियलाइज लाजमी कर लें।
जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैंने a+b करना है तो मैंने क्या किया, a और b को इनिशियलाइज कर दिया 0 0। अगर हम कंट्रोल एस करें, एग्जीक्यूट पे जाएं, कंपाइल एंड रन करें, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। ओके, हमारे पास आंसर क्या आ चुका, 0। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा था, इससे पहले आपका जो आंसर आ रहा था वो 67। इसका मतलब यह है कि वो गार्बेज वैल्यू को उठा रहा था। अब हम जरा यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि भाई ये इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बारे में तो देख लिया कि अगर आप वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन नहीं करते तो आपके पास जो आंसर है वो गलत आ सकता है। लेकिन आप इमेजिन करें, सोचें ज़रा कि जो काम वेरिएबल के अंदर हो सकता है क्या ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के पास भी कोई रैंडम या कोई जो है ना यूजलेस डाटा हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और इनिशियलाइज हम ऐसे तो कर नहीं सकते, जैसे मैंने बताया कि S1 को अगर मैं 0 कर लूँ, नॉट पॉसिबल, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने डाटा को इनिशियलाइज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब यह हुआ, द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस प्रोसेस हैपेंस एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब अच्छा, अब ये रिलेटेड है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ कि भाई आप डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कब करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद अदर मेंबर फंक्शंस टिपिकली मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट डाटा आफ्टर इट्स बीन इनिशियलाइज्ड, कि जब आप डाटा को इनिशियलाइज कर लेते हैं उसके बाद मेंबर फंक्शंस आपके उस डाटा को यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है तो उसका डायरेक्टली तल्लक है आपके ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब है जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी बात जो है कि जब आप डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लेंगे तो मेंबर फंक्शन जो है वो उसी के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मजीद समझने के लिए कि जो डाटा मेंबर्स की इनिशियलाइजेशन है वो कैसे लिंक करती है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ, इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के साथ। कुछ कंसेप्ट है हमारे पास, देखें जी। जस्ट रिकॉल योर मेमोरी, मैं यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है उसको जस्ट रिकॉल करने वाला हूँ, तो काइंडली इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं बस वो थोड़ा से बोर होंगे, लेकिन उनके लिए भी एक बेहतरीन चीज़ आएगी आगे जो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में बताने वाले हैं। ओके, हमने ये देखा कि जो क्लास है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन है। बिल्कुल ठीक है। जब हम डेव के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर हमारे 2 चीज़ें हैं, एक डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। वी कैन से दैट अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, एंड मेंबर फंक्शन जिसको आप मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि वेयर डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन आर स्टोर्ड। जब आप क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, इन दोनों चीज़ों को जो स्टोरेज है वो कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा मेंबर्स की। डाटा मेंबर्स जो हैं द वेरिएबल्स डिफाइन इनसाइड द क्लास, जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, आर स्टोर्ड इन ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। जब आप डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर तो उनको स्टोरेज कहां से मिलेगी, ऑब्जेक्ट से। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ द क्लास डाटा मेंबर्स एंड दीज आर स्टोर्ड इन द मेमोरी एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट, यूजुअली इन द हीप और स्टैक डिपेंडिंग ऑन हाउ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब डाटा मेंबर्स हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए, यहाँ पे आप देखिए ज़रा एग्जाम्पल,
हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है और उसके अंदर 4 डाटा मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम, CGPA और ग्रेड। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम ये डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या फ़ौरन से रैम से इनको जगह मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक इंट मेन के अंदर जाके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, इन डाटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट नहीं होने वाली। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपने इंट मेन के अंदर जाके क्लास का नाम लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ही मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपके जो डाटा मेंबर्स हैं इनको जगह मिल जाएगी। इसको मजीद एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मैं इसी एग्जांपल को देखता हूं, आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह देख लें। ये आपके डाटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शन है और इंट मेन के अंदर जाके मैंने क्या किया, स्टूडेंट S1, S2, S3, मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो हुआ क्या, यहां पे आप देखिएगा जरा कि रैम के अंदर जाके, ये आपकी रैम है, थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, ये रैम है। रैम के अंदर जाके एक कंटेनर बन गया S1 के लिए, दूसरा कंटेनर S2 के लिए और तीसरा कंटेनर S3 के लिए। तो वो जो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कहना है वो ये चाह रहा था कि जैसे ही आप इंट मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको जगह मिलती है रैम से। जैसे यहाँ पे S1 का कंटेनर बनेगा और उसके अंदर वो तमाम डाटा मेंबर्स की जो कॉपी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा, S1 के अंदर भी वो तमाम डाटा मेंबर्स आ जाएंगे, S2 के अंदर भी वो तमाम डाटा मेंबर्स आ जाएंगे, S3 के अंदर भी, एंड सो ऑन। अगर आप 100 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, इसका मतलब है रैम के अंदर जाके 100 इस तरह के कंटेनर बनेंगे, S1, S2, S3 एंड सो ऑन। तो हर कंटेनर के अंदर तमाम डाटा मेंबर्स मौजूद होंगे। तो यही हम कहना चाह रहे थे। ये जरा देखें, हमने क्या कहा कि व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट्स गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ क्लास डाटा मेंबर्स। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्लास के डाटा मेंबर्स की एक कॉपी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है, S1 के अंदर, S2 के अंदर और S3 के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने देखा कि वेयर डाटा मेंबर्स स्टोर, तो हमें पता चल गया कि ये जो डाटा मेंबर्स हैं ये रैम के अंदर स्टोर होते हैं और रैम के अंदर कहाँ स्टोर होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका हमें क्लियरली पता चल गया कि कैसे डाटा मेंबर्स का तल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ है। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद ही इन तमाम डाटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब हमें आइडिया हो गया कि किस तरह इसका आपस में डायरेक्टली लिंक है। ओके, अब जो दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि बेसिकली आप ये जो ऑब्जेक्ट है या हीप में स्टोर होगा या स्टैक में स्टोर होगा। इसका मतलब है हीप और जो स्टैक है वो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसको यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर वे है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, बेसिकली मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है यह है स्टैक एलोकेशन। मतलब कि जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट को डाटा मिलता है स्टैक से। अब स्टैक और हीप का मतलब क्या है, ये जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि जब आपने हीप के अंदर स्टोर करना हो तो तब आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और जब आप स्टैक के अंदर करना चाहते हैं तो वो स्टैक के अंदर तो बेसिकली आप ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट को डाटा जो स्टोरेज मिलेगी वो मिलेगी स्टैक से। ओके जी, तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉपी बन जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन आर स्टोर्ड ओनली वंस इन अ मेमोरी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यू क्रिएट। इसका मतलब ये है कि आपके जो मेंबर फंक्शन है ना वो S1 के अंदर स्टोर नहीं होते। अब यहाँ यही कन्फ्यूजन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपकी बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हम तो ये सुनते आए थे कि डाटा मेंबर्स और जो मेंबर फंक्शन है वो दोनों क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकली देखते हैं कि इनकी जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है,
तो मैं देखता हूं कि आपके डाटा मेंबर्स किसी और जगह स्टोर हो रहे हैं और आपकी जो मेंबर फंक्शन है वो किसी और जगह स्टोर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जैसे कि डाटा मेंबर्स S1 के अंदर मौजूद हैं, मेंबर फंक्शन इसके अंदर मौजूद नहीं है। यहां पे अगर आप देखें इस एग्जांपल को, मैंने यहां पे दो मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हैं, इनपुट का और आउटपुट का। अगर आप ये समझ रहे हैं, अगर मैं इनपुट फंक्शन की बात करूं कि जैसे S1 के अंदर ये तमाम डाटा मेंबर्स मौजूद हैं, तो क्या इनपुट यहां पे भी होगा, इनपुट फंक्शन यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर हर फंक्शन के अंदर हमने मेंबर फंक्शन को बनाना था तो फिर तो वो मकसद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप हर फंक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन बना देते हैं, इसका मतलब वो डुप्लीकेशन हो रही है। अब यहां पे अगर आप ये समझें कि सर क्या ये डुप्लीकेशन नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा मेंबर्स आप डाल रहे हैं? नहीं, देखें यहां पे जो ऑब्जेक्ट है क्या है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर 100 स्टूडेंट है तो क्या 100 स्टूडेंट का डाटा सेम होगा? नहीं, तमाम स्टूडेंट का रोल नंबर, उनका नेम, उनका CGPA और उनका ग्रेड अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि रैम के अंदर अगर 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो 100 ऑब्जेक्ट के लिए डाटा मेंबर्स अलग अलग बनेंगे। व्हाट अबाउट मेंबर फंक्शन? देखिए मेंबर फंक्शन को 100 दफा बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। देखिए अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं इनपुट की, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे लिखा कि 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। इसका मतलब है तीनों ऑब्जेक्ट के लिए जो डाटा मेंबर्स हैं वो आपके पास बन के आ चुके हैं। देखिए ऐसे ही S1, S2 और S3। जब मैं इन डाटा मेंबर्स के अंदर डाटा स्टोर करवाना चाहता हूं तो कैसे करवाऊंगा? मैं एक ही फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? S1.input, S2.input, S3.input। मतलब कि एक ही मेंबर फंक्शन को मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब कि 100 ऑब्जेक्ट के लिए आपको 100 मेंबर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही फंक्शन को देखें जरा, जब मैं कहता हूं S1.input, इसका मतलब है कि इनपुट फंक्शन कॉल होगा, लेकिन वैल्यूज किस में स्टोर होंगी? जरा मुझे बताइएगा। यहां पे स्टोर होंगी S1 के अंदर? नहीं, S1 के अंदर स्टोर होंगी। इसका मतलब है कि जब S1 ने यहां पे वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो क्या करेगा? इनपुट फंक्शन को कॉल करवा के वो S1 के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यू स्टोर करवा देगा। इसलिए जब आप नीचे S2 करेंगे, S2.input, इसका मतलब है अब जो है ना आपका डाटा स्टोर होने वाला है S2 के अंदर, और जब आप S3 करेंगे इसका मतलब S3 के अंदर डाटा स्टोर होने वाला है। इसका मतलब यह हुआ, एक बार याद रखिएगा कि जब आप बात करते हैं कि क्लास के अंदर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, तो ये याद रखिएगा कि डाटा मेंबर्स अलग जगह पे स्टोर होते हैं और मेंबर फंक्शन अलग जगह पे स्टोर होते हैं। तो हमें पता चल गया कि डाटा मेंबर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं, लेकिन आपके जो मेंबर फंक्शन है वो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कि दे आर स्टोर्ड इन कोड सेगमेंट ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ चुका है, कोड सेगमेंट। तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद चीज़ें देखेंगे। बेसिकली कोड सेगमेंट है क्या? अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि द कोड सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब कि आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो कोड सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। नहीं समझ आई? नो प्रॉब्लम, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखें, ये है मेमोरी लेआउट ओवरव्यू। मेमोरी लेआउट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है कोड सेगमेंट और एक आता है डाटा सेगमेंट। गौर से जरा देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपका जो प्रोग्राम की मेमोरी है ना, आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक है कोड सेगमेंट और एक है डाटा सेगमेंट। जब आप कोड सेगमेंट की बात करते हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा? कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब कि जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना है वो कहां पे पड़ा होगा? कोड सेगमेंट के अंदर। मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपके जो मेंबर फंक्शन है जो आपने क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं वो कहां पे होंगे? कोड सेगमेंट के अंदर। उसके बाद अगर हम डाटा सेगमेंट की बात करें तो कंटेन ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स दैट आर इनिशियलाइज्ड बिफोर एग्जीक्यूशन।
वो तमाम के तमाम स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल जिनको आपने इनिशियलाइज किया है एग्जीक्यूशन से पहले, मतलब के डाटा मेंबर्स। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि मेमोरी लेआउट को अगर हम देखें, आपके जो मेंबर फंक्शन है वो कोड सेगमेंट के अंदर होते हैं और आपके जो डाटा मेंबर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, डाटा सेगमेंट के अंदर। डाटा सेगमेंट से मराद जो ऊपर आप ये वाला देख चुके हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली डाटा सेगमेंट के अंदर आता है, और कोड सेगमेंट की बात करें तो वो आता है मेंबर फंक्शन के अंदर। ओके जी, ये थोड़ा सा मैंने मेमोरी को रिकॉल कर दिया। अब हम यहाँ पे ज़रा वापस आ जाते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पता चल गया आपको कि कैसे इसके ऑब्जेक्ट का तल्लक है इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर्स। अब हम जरा हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। हम करते कैसे हैं, देखें जी, आप डेव के अंदर जाएं और यहाँ पे आपने क्या किया है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर मैं ये करूँ कि मेरे पास जो रोल नंबर है, रोल नंबर इसको मैं कर देता हूँ इक्वल 0, और उसके बाद मेरे पास जो CGPA है इसको हम क्या कर देते हैं 0.0। इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना। तो आप सवाल पैदा होता है कि सर क्या हम हमेशा 0 इनिशियलाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो जस्ट जो है ना, समझ लें कि गार्बेज वैल्यू ख़त्म करने के लिए, गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे 0.0 इनिशियलाइज करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर आप ये ना काम करें, अगर मैं ये नहीं काम करता तो फिर क्या होगा? देखिए अगला पॉइंट उसी चीज़ के बारे में है। देखें ऑटोमेटिक इन्वोकेशन का मतलब होता है इन्वोक करना। इन्वोक का मतलब है कॉल करना। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, ensuring that the object is properly initialized. You don't need to explicitly call the constructor unlike regular member function. इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। देखें पहली बात तो ये है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं बनाता, मैं इस फंक्शन को नहीं बनाता, ये देखें, तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? यस। आप बेशक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं, फिर भी इम्प्लिसिटली कंपाइलर जो है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि मैं अगर 0.0 इनिशियलाइज ना भी करूं तो आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू को ख़त्म कर देगा। तो इस बात की हमें समझ आ गई कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तो अपने आप जो आपका कंस्ट्रक्टर वो बन जाता है। उसके बाद You don't need to explicitly call the constructor। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ये देखें s1.input s1.output, जैसे हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूं, यहाँ पे हम दोबारा से मैं बना लेता हूँ जी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे कि यहाँ पे s1.student आ जाएगा, ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। नॉट पॉसिबल। हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को इस तरह से कॉल नहीं करेंगे। यही तो वजह है कि वो कहता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आई थिंक इस पॉइंट का आपको समझ आ गया है कि ऑटोमेटिक इन्वोकेशन क्या होती है, कि आप बेशक इसको कॉल भी ना करें ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन जो दूसरे आपके रेगुलर फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करने की जरूरत होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप का क्या मतलब? नो रिटर्न टाइप का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं किसी ऐड फंक्शन की बात करूं या किसी फैक्टोरियल फंक्शन की बात करूं, वो तमाम के तमाम जो फंक्शन है वो आपको कुछ रिटर्न करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का काम कुछ रिटर्न करना नहीं है। जस्ट उसने क्या करना है, जस्ट उसने यहाँ पे रोल नंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। इसका मतलब ये होगा कि जब इसका काम ही इनिशियलाइजेशन है तो किसी किस्म की
जो कैलकुलेशन है, जो रिजल्ट है, उसने रिटर्न ही नहीं करना, जिसका मतलब है यहाँ पे हम कोई भी डाटा टाइप यूज नहीं करेंगे। ना तो हम वाइड यूज करेंगे, ना हम इंट यूज करेंगे, ना हम फ्लोट यूज करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको देख लें कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप क्यों नहीं होती। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम है वो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, इसलिए उसको रिटर्न टाइप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जैसे हमने देखा कि इसको आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा सा करके देख लें, यहाँ पे अगर मैं इन फंक्शन को कॉल नहीं करता, जैसे मैं कहता हूँ जी S1, आप देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट S1, मैं इसको कॉल कर देता हूँ जी, सेव किया। देखिए प्रोग्राम क्या है, डाटा मेंबर्स हमने डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट नाम का, और हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जस्ट एक आउटपुट डिस्प्ले हम करवाते हैं कि आई एम कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पता चल जाए कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट क्लास का नाम लिखे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन किया, तो हमने देखा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका, आई एम कंस्ट्रक्टर। यकीनन यही आउटपुट होगी, देखें जी आउटपुट आ चुकी, आई एम कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपका ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहां पर अगर मैं ये ना भी फंक्शन लिखूं, ये देखिए अगर मैं इस फंक्शन को नहीं लिखता, अब आप बताएं कि क्या अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। इसका मतलब है आप यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाएं या ना बनाएं, आपका हर हाल में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सवाल पैदा होता है कि अगेन वही बात आ जाती है कि सर ये इतना जरूरी है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना या कंस्ट्रक्टर का मौजूद होना? बिल्कुल, क्योंकि आपके ये जो डाटा मेंबर्स हैं इनको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार याद रखें, अगर इम्प्लिसिटली आपका कंस्ट्रक्टर इनको इनिशियलाइज नहीं करता तो क्वाइट पॉसिबल रोल नंबर, सीजीपीए, नेम और ग्रेड के अंदर कोई गैर जरूरी डाटा आ जाए। तो जब आप इसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे तो मे बी आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट ना आए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बड़ा डिटेल से आपको बताया था कि जब आप 2A और B को ऐड कर रहे थे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा था, 67 आ रहा था। तो वो रैंडमली कोई भी डाटा उठा के उसको ऐड कर रहा था। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर बहुत जरूरी है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, ओवरलोडिंग की बात करें, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, यस, मीनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्लास। आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। क्या मतलब इसका, पहले मैं लिख करके दिखा देता हूं आपको। अगर हम यहां पे लिखें यहां पे हम करें जी, किधर गया जी, इधर करते हैं स्टूडेंट, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूं इंट नाम का और p कर देता हूं, और मैं यहां पे जाके जस्ट लिखता हूं कि वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इसमें पास कर देता हूं p। इसका मतलब है इस p के अंदर वैल्यू आएगी, कहां से आएगी, एक्चुअली यहां से आएगी, जब आप यहां पे जाके एक वैल्यू पास कर देते हैं 32। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करता हूं, एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है जो कि 32 है। जस्ट अ मिनट, देखें जी, वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टर रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या आ गया, 32। इसका मतलब यह है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप इंट मेन से उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी डाटा पास कर सकते हैं, और वो डाटा जाएगा किसको, आपके कंस्ट्रक्टर को। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड हमने कर दिया। एडिशनल मीनिंग ऐड करना, अब यहाँ पे मैं बेसिकली
क्योंकि कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप्स हैं, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ा डिटेल से उनको जानना है। तो अभी के लिए जस्ट आप इस पॉइंट को समझें कि जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओवरलोड किया है, मतलब कि इंट में से कोई वैल्यू पास की और यहाँ पे की और फिर यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें समझ आ गया कि यस, आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा, हम बेसिकली इन 3 टर्म्स को डिटेल से देख रहे हैं। अभी तक हमने ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये तमाम पॉइंट्स इसको बनाते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन के। सेम नेम एज द क्लास नेम, उसका इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को, ऑटोमेटिक कॉल होते हो जाती है, रिटर्न टाइप इसकी नहीं होती, आपको मैनुअल से उसको कॉल नहीं करना पड़ता, फिर आप इसको ओवरलोड भी कर सकते हैं। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये किसी भी कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर फंक्शन बना देते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई क्यों, वाई कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट इन C++। इसका वैसे मैं पहले आंसर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया और फिर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखी है कि गारंटीड इनिशियलाइजेशन। देखें, जब आप कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं या आप नहीं बनाते, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, तो जनाबे वाला इस बात की गारंटी है कि आप टेंशन फ्री हो जाएं। आपके वेरिएबल के अंदर कभी भी रैंडम वैल्यू नहीं आ सकती, गार्बेज वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसकी गारंटी कंस्ट्रक्टर ने ली है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैं ऑटोमेटिकली जितने भी आपने डाटा मेंबर्स बनाए होंगे क्लास के अंदर, मैं सबको इनिशियलाइज कर दूंगा। तो बात याद रखिएगा, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो उसका मतलब है उसको वो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जो आपकी स्ट्रिंग है उसको वो एम्प्टी स्ट्रिंग से कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि लाजमी नहीं है कि 0 से इनिशियलाइज करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू साइन कर देते हैं। मिसाल तौर पर रोल नंबर को मैं 4 साइन करना चाहता हूँ, नेम को मैं क्यूबिक कोड साइन करना चाहता हूँ, तो आप अपने डाटा मेंबर्स को कोई भी वैल्यू साइन कर सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते हैं। डिटेल में हम सीखेंगे जब आप टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पहली बात यह है कि हम कंस्ट्रक्टर को इसलिए यूज करते हैं इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट के लिए कि गारंटी हमें देते हैं कि आपके वेरिएबल के अंदर किसी भी किस्म का रैंडम डाटा नहीं आएगा, मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद इनकैप्सुलेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन लॉजिक, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऐसा नहीं है कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डाटा मेंबर्स को उस ऑब्जेक्ट से डाटा मिल जाएगा, उसके बाद कोई 2-4 स्टेप के बाद जो है ना उसको इनिशियलाइज करेगा। नहीं, ये बेसिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे ही डाटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट में मेमोरी मिलती है, साथ ही इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन लॉजिक। आप फिर वेट ना करें, आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, मिसाल के तौर पे रैम के अंदर 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो आप क्या करें, 100 के 100 ऑब्जेक्ट के लिए उनके अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सबको आप इनिशियलाइज कर दो कि मैन्युअली मुझे उनको इनिशियलाइज करना ना पड़े। तो ये जो सारा का सारा काम है कंस्ट्रक्टर अपने जिम्मे ले लेते हैं, और दिस मेक्स द कोड मोर मेंटेनेबल एंड क्लीनर। होता यह है कि आपके कोड के अंदर किसी भी किस्म का बग या कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका कोड क्लीन रहता है। अवॉइडिंग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स, समटाइम जब आप कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते, यू वुड नीड टू मैन्युअली सेट वैल्यूज टू ईच डाटा मेंबर। मतलब आप इमेजिन करें कि अगर लूप के अंदर कंस्ट्रक्टर ना होता तो आपको सारा का सारा काम खुद करना पड़ता, और अगर बाय चांस आप गलती से आप किसी डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज ना कर पाते तो फिर क्या होना था, उस वेरिएबल्स के अंदर किसी किस्म का गार्बेज वैल्यू आ जाता और फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी खराब हो जाती। तो लॉजिकली आपका जो आंसर था वो गलत आना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें बचाया है कंस्ट्रक्टर ने आके। बहुत शुक्रिया कंस्ट्रक्टर भाई साहब। नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसके 3 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर है जिसको किसी भी पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी जब मैंने कोड में कहा
कि जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, अगर मैं ये देखें मैं नहीं बनाता, लेकिन फिर भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो क्या मतलब है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिसको आप खुद ना भी बनाएं लेकिन फिर भी वो कॉल हर हाल में होगा। बैकएंड पे आपके ये जो डाटा मेंबर्स हैं ये इनिशियलाइज हो चुके हैं, डोंट वरी। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स, मतलब इसके अंदर आप एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पास किया था लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे इंट पी यूज़ किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद इसका एक और टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल से जाने वाले हैं। अभी हम इसी लेक्चर के अंदर हम हरगिज़ नहीं करेंगे, लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। तो फिफ्थ आपका पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। द कंस्ट्रक्टर इज पार्ट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इट हैंडल व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड टुगेदर विद द डिस्ट्रक्टर। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, अभी मैं बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ने वाला। इट इंश्योर द ऑब्जेक्ट इज करेक्टली इनिशियलाइज्ड एंड क्लीन्ड अप व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। अब यहाँ पे मैं इसकी समरी बयान कर देता हूँ। देखें, वैसे ऊप के अंदर दो चीजें हैं, एक है कंस्ट्रक्टर, एक है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब है कि मेमोरी ऑक्यूपाई करने से लेके मेमोरी को रिलीज करने तक सारा का सारा जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है वो सारा का सारा उसका जो पार्ट है वो कौन है, कंस्ट्रक्टर है। देखें, जब आप किसी रिसोर्स को यूज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने प्रिंटर को यूज कर लिया, तो आपको चाहिए कि आप उस रिसोर्स को रिलीज कर दें ताकि एक दूसरा पर्सन जो है ना वो उस प्रिंटर को यूज कर पाए। इसका मतलब है जब एक बार ये देखिएगा कि जब एक बार एक ऑब्जेक्ट का काम हो चुका, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब इस S1 का काम हो चुका तो फिर क्या होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो जितने भी डाटा मेंबर्स हैं जिन्होंने ऐसे फ्री में मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, आप क्या करें, इनसे मेमोरी वापस ले लें। तो वापस लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रक्टर का। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में जाके मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि डिस्ट्रक्टर है क्या। तो मेनली ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। किसके अंदर होता क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो मेमोरी मिलती है, आपको मेमोरी मिलती है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो फिर क्या होता है, आपसे वो मेमोरी वापस ले ली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि मेमोरी को आपने मैनेज करना है। और ये दोनों काम ये जो काम है कौन कर रहे हैं, आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम तो आदी थे कि मेंबर फंक्शन बनाया जाए और उन मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाए, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे S1 डॉट इनपुट S1 डॉट आउटपुट। लेकिन यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपके जो कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी पर्पस है ना वो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो बेसिकली ये जो काम है वो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुका होता है। तो इसलिए समझ लें कि ये रिलेटेड टू है इनिशियलाइजेशन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है इसको इसलिए कॉल नहीं किया जाता। मतलब आप देखें, कॉल अगर तो आप कहें ना कि जैसे मेरे पास इनपुट फंक्शन है, मेरे पास आउटपुट फंक्शन है, मेरी मर्जी है कि जब मैं इनपुट को कॉल करूं, इनपुट फंक्शन को कॉल करूं या आउटपुट फंक्शन को कॉल करूं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी मर्जी शामिल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब है ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो 24 घंटे आपको फैसिलिटेट करेगा। तो आप इसको ना भी बुलाएंगे या आपके दर पे आ जाएगा क्योंकि बादशाह सलामत मैं हाजिर हूं, आप जितने मर्जी डाटा मेंबर आप डिक्लेयर करें उसके अंदर मैं किसी भी किस्म का गैर जरूरी डाटा नहीं आने दूंगा। इसका मतलब है ये इसको फिर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। द बेसिक रीजन
is to ensure that object start in a valid state immediately after creation। इसका मतलब है देखें, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है किस हालत में है, अब नॉर्मल है, खुशी में है, गमी में है, कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्टर बताएगा कि भाई आपका सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो 4 डाटा मेंबर्स क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं, वो बिल्कुल क्लीन हैं, आप उनके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो दस्तरखान पे बर्तन लगते हैं और आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि तमाम के तमाम बर्तन नीट एंड क्लीन होने चाहिए, किसी भी किस्म का उसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, वैलिड स्टेट को चेक करता है कि क्या वो किस हालत में है। दिस ऑटोमेटिक प्रोसेस प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैविंग अनइनिशियलाइज्ड और रैंडम वैल्यू, जो हम बार बार बात कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है जी व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लाइक क्लास नेम ऑब्जेक्ट, ये हम बात कर चुके हैं कि जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और आप इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, कौन सी? कि डाटा मेमोरीज को इनिशियलाइज करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मेन जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली कि बेसिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, और मैंने कोशिश की है कि उसकी जो डिटेल है और उसकी जो बेसिक है उसको हम अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। जो है ना अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक ही टॉपिक हमारे पास रह जाता है कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाजमन कवर करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर के बारे में, और अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, अगर मज़ीद अभी भी मैंने कोशिश की है कि तमाम कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ याद करने के लिए उनको इन पॉइंट्स का पता होता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम वो होगा जो क्लास का नेम होगा, हम इसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको ये समझ नहीं होती कि ये क्या बला है, कि अगर हम इसको ना यूज़ करें तो क्या होगा। तो अब मैंने अमली प्रैक्टिकली जो है ना ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि अगर आप डाटा को इनिशियलाइज नहीं करते तो एरर आएगा, इसलिए ऊब के अंदर आप वो तरीका तो यूज़ नहीं कर सकते जो आप फंडामेंटल के अंदर किया करते थे। ऊब के अंदर डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते, इम्पोर्टेंट फीचर है, इसको लाजमन याद रखिएगा। अगर आपको अभी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं अगर समझ आ जाते हैं तो हमारे जो आने वाले एडवांस टॉपिक हैं उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।